बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादी शाह स्पीकर और एंथोनी नवी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नामजद किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी कामयाबी हासिल की। बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध की कारकर्दगी बेहतर रही। सूबे के अवाम की तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से बढ़ गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे आजीज जमाली की रिपोर्ट में। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का अमल सिंध सबसे आगे। वजीर आला के नाम का ऐलान हो गया। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत हुआ। इजलास में 100 से जायद 9 मुंतखब अरकान सिंध असेंबली ने शिरकत की। इजलास की इब्तदा में शुदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में अहम ओहदों का ऐलान कर दिया। एंथनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा और स्पीकर सिंध असेंबली का ओहदा आगा सिराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। और बाकी रही बात हमारा वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए आप सबको मेरी आंखें और मेरे कान बनना है। हमने जहाँ तक वफाकी हुकूमत है उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको मालूम है हमने ना कोई वजारत मांगा है ना इसका हम हिस्सा बनेंगे। और आप मेरे आंखें बने, आप मेरे कान बने और आप इंश्योर करें कि इस किस्म के जो मसले होते हैं इनको एड्रेस किया जाए ताकि आपके वोटर जो आपको अब इतने दफ़ा आप पे एतमाद करते हुए आपको जितवाए हैं कि हम उनका काम आ सके। इजलास में हफ्ते के रोज होने वाले सिंध असेंबली के इजलास के लिए अपनी हिकमत अमली भी तय की गई। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, कराची। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सिंध असेंबली में स्पीकर के लिए एडवोकेट सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए एडवोकेट राशिद खान उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान हाउस में राब्ता कमेटी और 9 मुंतखब अरकान सिंध असेंबली का इजलास हुआ है। आपको बताएं ये इजलास हुआ है पाकिस्तानी हाउस में राब्ता कमेटी और 9 मुंतखब अरकान सिंध असेंबली का। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असेंबली का से कुछ देर कबल जो है एमक्यूएम के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में इजलास हुआ था। इस इजलास की सदारत जो है वो डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी ने की थी। इजलास में जो है वो नई हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई, जबकि तमाम तर अरकान सिंध असेंबली को और राब्ता कमेटी को गुज़िश्ता दिनों जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ़की मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की आला क़यादत से होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया गया है। इजलास में जो है हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत भी हुई है, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सिंध असेंबली में स्पीकर के लिए एडवोकेट सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए एडवोकेट राशिद खान के उम्मीदवार का भी नाम फाइनल कर लिया गया है। आज का इजलास जो है वो कल सिंध असेंबली के होने वाले इजलास से कबल मुशावरत के लिए तलब किया गया था। ताहम आज के इजलास में जो है इन 2 नामों पर जो है इत्तेफाक हुआ है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर के लिए एडवोकेट सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए एडवोकेट राशिद खान उम्मीदवार होंगे। इस अहम तरीन इजलास में सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर भी मुशावरत की गई है। एमक्यूएम की जानिब से जल्द जो है सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सिंध असेंबली में स्पीकर के लिए एडवोकेट सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए एडवोकेट राशिद खान उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान हाउस में राबिता कमेटी और 9 मुंतखब अरकान सिंध असेंबली का इजलास हुआ है। इंतख़ाबा के बाद सिंध असेंबली का पहला इजलास कल होगा। 151 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे।
حلف برداری کے لیے ہونے والے اجلاس کی صدارت اسپیکر آغا سراج دورانی کریں گے۔ ارکان کے حلف کے بعد سندھ اسمبلی میں نئی مدت کے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے اور کسی غیر متعلقہ شخص کو اسمبلی کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نئی عمارت کے اندر یا احاطے میں اسمبلی کے افسران یا ملازمین کے داخلے اور چہل پہل پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ حکم نامے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سندھ اسمبلی کے باہر کل 6 سیاسی جماعتیں احتجاج کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کا حلف نہ اٹھانے اور احتجاج کا اعلان۔ جی ڈی اے، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جے یو آئی نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتجاج اور آئندہ کی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ صفدر عباسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں بندر بانٹ کی گئی مینڈیٹ پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ جہاں کنٹینر ہوئے پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اسمبلی میں حلف اٹھانے سے بھی انکار کر دیا۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابی نتائج میں ہیر پھیر، بڑی سیاسی جماعتوں کا اتحاد، کل دمادم مست قلندر ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کا کراچی میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد جی ڈی اے، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، فنکشنل لیگ اور مہاجر قومی موومنٹ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ ہفتے کو سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے صفدر عباسی نے کامیاب اراکین کے سندھ اسمبلی میں حلف نہ اٹھانے کا بھی اعلان کیا۔ تمام جماعتیں کل اپنے کارکنوں سمیت احتجاج میں حصہ لیں گی اور ہماری یہ اپیل ہے اور ہم یہ بارہا یہ چیز کہہ چکے ہیں کہ ہماری یہ جدوجہد جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف وہ آئینی ہے، قانونی ہے اور پرامن ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کل ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے یا جماعت اسلامی کے، جی ڈی اے کے، جو بھی ارکان الیکٹڈ ہوئے کل وہ حلف نہیں اٹھا رہے۔ جے یو آئی سندھ کے صدر راشد سمرو نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسمبلی کے باہر کیوں نہیں؟ کیا جب ہم سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی یا نہیں تھی؟ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ ریڈ زون نہیں تھا؟ اگر وہاں احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسمبلی کون سی جو ہے ایسی مقدس جگہ ہو گئی کہ وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا؟ حلیم عادل شیخ کا آخری سیٹ کی چوری تک ساتھ دینے کا اعلان۔ جہاں الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے جو بھی کرے آخری وقت ہے۔ ایک اور چیز ہم نے طے کی ہے، ایشوز بے شک طریقہ واردات مختلف ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنا چوری کا مال مل گیا، ہم آخری سیٹ کی چوری تک جہاں تک جانا پڑے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کانفرنس میں موجود تمام سیاسی اتحادی جماعتوں نے عام انتخابات 2024 کو تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا۔ کیمرامین جان زیب کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21۔ سندھ اسمبلی اجلاس کے باہر احتجاج روکنے کی ذمہ داری نگراں حکومت کی ہے۔ سید غنی نے واضح کر دیا، جی ڈی اے اور اتحادیوں کو آسا دینے والوں سے بات کرنے کا مشورہ کہا۔ ایم کیو ایم پاکستان سے فی الحال کوئی بات نہیں ہو رہی۔ سندھ میں جی ڈی اے کہیں سے نہیں جیتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ اسمبلی اجلاس کے باہر احتجاج روکنے کی ذمہ داری نگراں حکومت کی ہے، سید غنی نے واضح کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے نشانے پر سید غنی نے ملک میں عدم معاشی استحکام کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ نجی فرنیچر شو روم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر سید غنی نے جی ڈی اے اور جے یو آئی پر بھی خوب تنقید کے نشتر برسائے۔ بولے اگر دونوں جماعتیں جیتی ہیں تو فارم 45 سامنے لے آئیں۔ آپ ان سے کہیں، جی ڈی اے کے تمام جو ہیں لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، جے یو آئی کے جو لوگ ہیں، ان کو کہیں کہ بھائی جن نشستوں پر آپ شور مچا رہے ہیں نا، صوبہ سندھ میں کہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، آپ مہربانی کر کے کسی ایک حلقے کے فارم 45 میں دکھا دیں۔ یہ ان کو پتہ ہے، ان کو یقین ہے کہ وہ بری طرح سے صوبہ سندھ میں ہارے ہیں، بری طرح سے ہارے ہیں۔ جو شور مچا رہے ہیں 1-1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں، مطلب کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ سید غنی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم سے بات چیت وقت کی نزاکت سے جاری رکھیں گے، تاہم اسمبلی میں ایم کیو ایم کے ووٹوں کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ فی الوقت ہمیں ایم کیو ایم کی حمایت کی ضرورت سندھ اسمبلی میں بالکل بھی نہیں ہے، اور جہاں تک وفاقی حکومت کی بات ہے تو وہاں بھی اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں مل جاتے ہیں تو عددی اعتبار سے ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت پرائم منسٹر کو بھی نہیں ہے۔
इस मौके पर नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली असद आलम न्याजी ने कारोबार और तिजारती सरगर्मियों के लिए मुल्क में माहौल को साजगार करार दिया। नाज़रीन, नई सिंध काबीना के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध काबीना की हतमी मंजूरी देंगे। सिंध काबीना के लिए नासिर शाह, शजील इनाम मेमन, सईद गनी के नामों पर गौर हो रहा है। क्या तफसीलातें जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, बताइएगा सूबाई काबीना में किस किस को वजारत मिलेगी? जी देखें, ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर नई सिंध काबीना के लिए मुशावरत शुरू हो गई है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कुछ सीनियर अरकान से बात भी की है। काबीना के नामों को मुकम्मल करके बिलावल भुट्टो से मंजूरी ली जाएगी। जो लोग शामिल हैं जिनके नामों बताया जा रहा है कि 2 मराइल में काबीना होगा। पहले मरहले में जिन सीनियर अरकान के नाम शामिल है उनमें नासिर हुसैन शाह है, शर्जील इनाम मेमन है, सईद गनी है, अजरा फजल पेचू हैं, मोहम्मद बख्श महर हैं, इम्तियाज शेख हैं, जाब खान शोरो हैं। ये तमाम लोग हैं। तकरीबन कोई 15-16 लोगों का नाम लिया जा रहा है जो सिंध काबीना के इब्तदाई नामों में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध के हलफ के बाद उसी रोज या उसके दूसरे तीसरे दिन सिंध काबीना के जो नए अराकीन हैं उनसे हल्फ लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। नई सिंध काबीना के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध काबीना की हतमी मंजूरी देंगे। सिंध काबीना के लिए नासिर शाह, शजील इनाम मेमन, सईद गनी के नामों पर गौर हो रहा है। सिंध में अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक के तहत आम इंतखाबात तक पाबंदी आयद की थी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल होने तक अफसरान या मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद की थी, जो पाबंदी अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन होने के बाद 22 फरवरी 2024 को ख़त्म हो गई है। मेयर कराची ने लियाकत टाउन में सीवरेज निज़ाम की बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के सफ़र को यूं ही जारी रखेंगे। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। लियाकत टाउन में डाखाना था 380 सेवरेज निजाम की बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर मुर्तजा वाहब ने कहा कि सेवरेज निजाम को दुरुस्त करने के लिए 350 मिलियन की लागत से काम का आगाज कर दिया गया है, जिसे 12 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जल्द कच्ची आबादियों में भी इस तरह के मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। लियाकताबाद की सड़क का एक देरीना मसला है सेवरेज के हवाले से, जो कि आए दिन ओवरफ्लो भी होता था सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से भी। तो इस प्रोजेक्ट में, जो कि तकरीबन कोई 375 मिलियन लागत का प्रोजेक्ट है, KWSSIP के तहत इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया जा रहा है। डाक खाने से जो सेवरेज का पानी अल्ताफ बरेलवी रोड से होता हुआ TP1 की तरफ जाता था, और वो बदकिस्मती के साथ उसमें फ्लो का इशू था, सीपेज का इशू था, तो उस इशू को हम इस प्रोजेक्ट के जरिए हल करने जा रहे हैं। मेयर कराची ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का अंदिया भी दिया। बोले कि अपनी नस्लों को मंशियात के इस्तेमाल से रोकना है। नौ मुंतखब वजीर आला और वजीर दाखिला से दरख्वास्त करेंगे कि वो मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त इकदाम उठाएं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाएगी, मैं बहसियत मेयर सलमान बहसियत डिप्टी मेयर इंशाल्लाह वजीर आला को और जो भी वजीर दाखिला होगा उसको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बड़े क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है इन मंशियात फरोशों के खिलाफ, ताकि ये जो ख़तरा हमारी आने वाली नस्लों के मौजूदा बच्चियों को लाक है, इस खतरे को हम इंशाल्लाह इससे निमट सकें। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जमात इस्लामी पर तनकीद भी की। कहा इनका काम सिर्फ और सिर्फ एहतिजाज करना है। हाफिज नईमुर रहमान कभी नहीं चाहेंगे कि हम अच्छे काम करें। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आग लगने के बायस इमरजेंसी वार्ड को गैर फाल कर दिया गया था। कई दिन गुजर गए लेकिन इमरजेंसी की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो सका। देखिए राबिल अशरफ की रिपोर्ट। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आतिशज़दगी को हुए कई रोज गुजर गए लेकिन इमरजेंसी वार्ड फाल न हो सका। रेडियोलॉजी, सिटी स्कैन, ER डिपार्टमेंट समेत इमरजेंसी की लिफ्ट का भी मरम्मती काम मुकम्मल न हो सका। अस्पताल की इमरजेंसी गैर फाल होने के बाद कार्डियोलॉजी में आरजी इमरजेंसी बना दी गई, जो सिर्फ 5 से 10 बेड पर ही मुश्तमिल है। DMS डॉक्टर किरण का कहना था कि जुमे के बायस आज इमरजेंसी की मरम्मत के लिए मजदूर नहीं आए। कोशिश है मरम्मती काम जल्द मुकम्मल कराएं। ये अमला आज जुमे
مقدمے کی وجہ سے موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے نیکسٹ ڈے سے ہی فوراً ہم نے ٹیمز بلا کر اور ایم ایس صاحب کی کوششوں سے اور جو ہیلتھ منسٹر آئے تھے ان کی کوششوں سے کام شروع ہو چکا ہے اور جلد سے جلد ہماری کوشش ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو. آپ دیکھ بھی رہی ہیں ماشاءاللہ کافی پروگریس ہے. سندھ گورنمنٹ اسپتال میں فائر سیفٹی کا انتظام نہ ہونے کے باعث 11 فروری کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 4 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. مرنے والوں میں 3 ملازم اور 1 والنٹیئر تھا. کیمرامین سجاد کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21. رمضان المبارک سے قبل ہی منافع خور شہریوں کی جیبوں پر مہنگائی کی چھری چلانے لگے ہیں. ہول سیل کے بعد ریٹیل میں بھی چینی 10 روپے فی کلو تک مہنگی کر دی. اس پر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں وسیم افتخار. منافع خور مہنگائی کے طوفان کو ہوا دینے لگے. شہر میں چینی کی قیمت میں اضافہ کر دیا. ہول سیل کے بعد ریٹیل میں بھی چینی مہنگی ہو گئی. علاقائی بازاروں میں چینی 10 روپے اضافے سے 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے. چینی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی خریداری بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے. چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے بھائی، کھانے سے تو چلی گئی ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی حد سے زیادہ، بس پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ملک کا. بھائی دکانداروں کا کہنا ہے کہ چینی مہنگی ہونے کی وجہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور منافع خوری ہے. وجوہات یہ ہے کہ سارے ملک میں افراتفری ہے، اسٹیبلٹی ہے نہیں. صرف چینی کیوں بڑھتی ہے؟ باقی چیزیں جو بڑھتی ہیں، گیس بڑھ جاتی ہے، بجلی بڑھ جاتی ہے، پیٹرول بڑھ جاتا ہے. اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں، افراتفری ہے ہی نہیں. نومبر میں گنا اترا، اس کے بعد یہ گنا جتنا اترنا تھا، ہماری کنزمپشن کتنی ہے، کتنا پیدا ہوتی ہے چینی، اسی حساب سے ابھی روزانہ کھپتا جائے گا تو ہمارا اسٹاک تو ختم ہوتا جائے گا نا. کمشنر کراچی نے چینی کی ہول سیل قیمت 123 اور ریٹیل 130 روپے مقرر کی ہے، لیکن ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹوں میں من مانی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہے. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. میئر کراچی نے شہر کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا. عیسیٰ نگری، سخی حسن اور میوہ شاہ قبرستان کے دورے پر شب برات سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا ہے. بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ شب برات سے قبل شہر کے تمام قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا اور قبرستانوں کے اطراف سیوریج مسائل حل کرنے سے متعلق کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. متعلقہ حکام کو ہنگامی بنیادوں پر صفائی ستھرائی یقینی بنانے سے متعلق ہدایات بھی دی گئی ہیں. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ شب برات کو تمام میونسپل عملہ قبرستانوں میں موجود ہوگا. شہریوں کو راستے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کیے جائیں گے. سندھ سرکار نے 26 فروری کو سرکاری اور نجی سکولز میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا. محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. محکمہ اسکول تعلیم کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 فروری پیر کے روز شب برات کی مناسبت سے کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے. محکمہ اسکول تعلیم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے تحت عام تعطیل کرنے کا اعلان کیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی مخالفت کے باوجود محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن کا اقدام. محکمہ انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی میں 19 گریڈ کی پوسٹ پر 18 گریڈ کا افسر تعینات کیا. ڈپٹی ڈائریکٹر اطہر حسین بلوچ کو ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات کیا. تمام تر دستاویزات سٹی نیوز نیٹ ورک نے حاصل کی ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نوہریو کی رپورٹ میں. محکمہ انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی میں اختیارات کا غلط استعمال اور جعل سازی کا انکشاف. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ کی مخالفت کے باوجود 19 گریڈ کی پوسٹنگ پر جونیئر افسر کی تعیناتی کر دی گئی. 18 گریڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر اطہر حسین بلوچ کو 19 گریڈ کی پوسٹنگ پر ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے پر لگا دیا گیا. محکمہ انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی نے 10 جنوری 2024 کو سمری نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کو ہراساں کی تھی. سمری میں 2 18 گریڈ کے افسران خالد کھوسو اور اطہر حسین بلوچ کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کرنے کی سفارش کی گئی تھی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے صرف خالد کھوسو کو تعینات کرنے کی منظوری دی، جبکہ اطہر حسین بلوچ کو بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات نہیں کیا. سمری 24 جنوری 2024 کو مسترد کی گئی تھی. محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن نے غیر قانونی طور پر اطہر حسین بلوچ کو OPS پر ایڈیشنل ڈائریکٹر انفارمیشن سائنس ٹیکنالوجی تعینات کر دیا. محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن 7 فروری 2024 کو جاری کیا ہے. آزاد نوڑیو، کراچی.
सेशन अदालत शर्की में मुलजिम मेहदी हसन पर शेल्टर होम में लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने मुलजिम को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने मुलजिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद काटनी होगी। अदालत ने मुलजिमा अजरा को अदम शवाही की बिना पर बरी कर दिया। दौरान ट्रायल इस्तगासा ने 11 गवाहान को अदालत में पेश किया। मुलजिमान ने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार किया। मुतासरा लड़की शेल्टर होम में रिहाइश पजीर थी, जिसने बयान दिया कि मुझे मुलजिम ने कमरे में फ्रेम्स लगाने के बहाने बुलाया, मुझे धमकाया और ज्यादती की। वाकया मई 2021 को पेश आया था। अब आपको बताएं कि एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में अरबों रुपए की टैक्स चोरी स्कैंडल बेनकाब हुआ है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 35 करोड़ 80 लाख रुपए के टैक्स चोरी के अदाद शुमार सामने आए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। टैक्स चोरी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। पाकिस्तान कस्टम ने एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में अरबों रुपए की चोरी पकड़ ली। पोस्ट क्लियरेंस डिपार्टमेंट ने मैसेज ईस्टर्न स्टील कराची में टैक्स चोरी के एक बड़े स्कैंडल को बेनकाब कर दिया। हुक्काम का कहना है कि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी, टैक्स चोरी की रकम 2 अरब तक पहुंच सकती है। एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्कीम के गलत इस्तेमाल के जरिए टैक्सों से बचने की मदद मिली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 35 करोड़ 80 लाख रुपए के टैक्स चोरी के अदद-ओ-शुमार सामने आए हैं। कस्टम पोस्ट क्लियरेंस के मुताबिक ऑडिटर की छानबीन में MS ईस्टर्न स्टील के दरामदी और खपत के रिकॉर्ड में हैरान कुन बेज़ाब्तियां सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स जवाबित की खिलाफ वर्जी करके 2961 मेट्रिक टन मुस्तस्ना स्क्रैप को चोरी छुपे छुपाया और फरोख्त कर दिया गया। कस्टम पोस्ट क्लियरेंस के मुताबिक फर्म के मालिक हाफिज मोहम्मद शहजाद की इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। दरामद, कारखाने की पैदावार, फैक्ट्री साइज, यूटिलिटी, फुजले की नकल हमल कोई काबिल एतबार वजाहत पेश करने में नाकाम रहे। कस्टम क्लियरेंस ने इन नताइज की रोशनी में FIR दर्ज की है। अशरफ खान, सिटी। तलब पर इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे इजाफे से 279 रुपये 36 पैसे पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 8 पैसे इजाफे से 282 रुपये 24 पैसे पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 3 पैसे इजाफे के बाद 279 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 24 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 45 पैसे कमी से 304 रुपये 13 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 पैसे कमी से 355 रुपये 26 पैसे का हो गया है। रवा माली साल 7 माह में मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 5 अरब 99 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने टैक्स वसूली की तफसीलात जारी की हैं। रवा माली साल 7 माह में मजमूई तौर पर 82 अरब 23 करोड़ 65 लाख रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया और मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 5 अरब 99 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में 71 अरब 26 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 40 करोड़ और काटन फीस में मद में 8 करोड़ 64 लाख रुपए टैक्स वसूल किया गया है। एंटरटेनमेंट ड्यूटी की मद में 4 करोड़ 34 लाख रुपए टैक्स जमा हुआ। बाकी रकम दीगर टैक्सेस की मद में वसूल की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौजवान की सलाहियतों का इम्तिहान। शहर कायद में 18वें सिंध गेम्स का आगाज हो गया। मुकाबलों में 4000 मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना है कि उम्मीद है गेम से नया टैलेंट सामने आएगा। नौजवानों की सलाहियतों का इम्तिहान। शहर कायद में 18वें सिंध गेम्स का आगाज हो गया। मुकाबलों में 4000 मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना है कि उम्मीद है कि गेम से नया टैलेंट सामने आएगा। सिंध में नौजवानों के लिए सज गया है मैदान, किसमें कितना दम है सब सामने आने के लिए तैयार है। आर्ट्स काउंसिल में डांस सेक्शन के लिए ऑडिशन का इनेकाद। नौजवानों का बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा जजिस को हैरान कर दिया। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से।
जी इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर डांस जंक्शन वॉल्यूम 2 के ऑडिशंस हो रहे हैं। यहां पर यंगस्टर्स अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हैं, कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक डांस ग्रुप के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रिचल, जो कि बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। रिचल, क्या कहेंगी इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं यंगस्टर्स के लिए कितने ज़रूरी हैं? मैं तो कहना चाहूँगी कि ये जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, डांस जंक्शन है, जो भी ऑडिशंस होते हैं, कि अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, हर एक यंगस्टर को पार्टिसिपेट करना चाहिए। कब से डांस सीख रही हैं, कर रही हैं, शौक कब से है? मुझे तो बचपन से ही है शौक डांस का, क्योंकि मुझे मेरा शौक है डांस करना। तो वैसे मैं सबको कहूँगी कि अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए हर एक चीज़ में। बिल्कुल जी, आपसे भी बात कर लेते हैं। सुनील, क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है जो कि अभी आर्ट्स काउंसिल हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यंगस्टर्स के लिए ये बहुत हमारे लिए एक बेनिफिट होगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आएंगे और डांसर्स आएंगे, अपना टैलेंट मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या कहेंगे आप, और किस तरह का डांस पसंद है? मुझे हर चीज़, सोलो, हिप हॉप, सब डांस अच्छे लगते हैं। बट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी कराची में कि सबको अपना आगे बढ़ने का मौका होता है, कि मिलता है इनको, इस डांस की वजह से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कभी भी अपनी ख्वाहिशें अंदर ना दबाएं, इस ज़रिए से मतलब कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, जज्बा जुनून है तो आगे चल, बदलती है किस्मत हर पल, और नौजवान इसी किस्मत को आजमाने के लिए आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं, जहां पर रक्स के हवाले से, डांस के हवाले से बात हो रही है, और यहाँ पर ऑडिशंस का सिलसिला जारी है। जी, रंगूनवाला कम्युनिटी सेंटर में बच्चों के दरमियान पोस्टर मुकाबले हुए। 50 से ज्यादा स्कूलों की तलबा ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रही हैं सबा परवेज। रंगूनवाला सेंटर में हुए एक रोजा पोस्टर मुकाबले। 50 से ज्यादा स्कूलों के तलबा ने कैनवस पर रंग बिखेरे। देखने वाले हैरान रह गए। हमदर्द फाउंडेशन की सदर डॉक्टर सादिया राशिद और सदर फेडरेशन ऑफ बिजनेस सेंटर अब्दुल्ला फिरोज ने मुकाबलों का इफ्तिताह किया और बच्चों के लिए इस तरह के मुकाबलों को जरूरी करार दिया। आर्ट्स एग्जीबिशन का जो माशाल्लाह तकरीबन 50 स्कूलों ने हिस्सा लिया। हर साल टीचर्स की हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई और उनकी मैनेजमेंट की कोशिशों की वजह से हर साल एंट्रीज भी ज़्यादा आती हैं और जोश और जज्बा भी होता है, और क्वालिटी ऑफ पेंटिंग्स, आर्ट्स बहुत बेहतर हो गए माशाल्लाह। उसके लिए हम सब भरपूर तालियां बजाते हैं। To the eyes and imagination of children, we aim to reach the masses and instill a deep understanding of burns and their prevention. We have all seen today what wonderful work our children have done, and I'm really appreciative of the schools who have participated and the children also. It was such a pleasure to go down and see those and created a lot of awareness for us also. बच्चों ने भरपूर तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बच्चे और वालिदैन दोनों ही पुरजोश नजर आए। ये प्रमोट करती है बच्चों को कि बेटर उसकी तरफ से स्टडीज़ से हट के और दूसरी एक्टिविटीज़ में आगे हिस्सा लेते हैं बच्चे, और अपने अंदर जो स्किल्स हैं वो शो करते हैं, और उससे उनके दिमाग में जो थॉट्स हैं कि भाई ये चीज़ हमें नुकसानदेह है, ये चीज़ नहीं है, तो उसको इन्हेंस करते हैं अपनी आर्ट्स के ज़रिए, अपनी स्किल्स के ज़रिए। मैंने वो बनाया था पोस्टर जिसमें मैंने इराक की शादी के सब कुछ चीज़ के बारे में बताया था, फोन किया यहाँ। मैंने अपने पोस्टर में स्टोरी टेलिंग की थी और बताया था कि हम किस तरह बर्न्स इंजरी से बच सकते हैं। मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ सबा परवेज, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।